जय हिंद साथियों। यदि आप यूपी ट्रिपल एस सी पैट एग्जाम की यदि तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण होने जा रही है। इस क्लास में जी के जी एस के 50 क्वेश्चंस लिए गए हैं एमसीक्यू टाइप के, जो कि आपको इसी क्लास से बहुत सारे प्रश्न आपको डायरेक्ट आपके 6-7 सितंबर को जो आपका पेपर होने जा रहा है उसमें आपको देखने को मिलेंगे। चलिए शुरू करते हैं। क्लास को आप लोग पूरा देखें, कहीं से स्किप ना करें, क्योंकि इसी क्लास से कई प्रश्न आपको मिलने वाले हैं और अंत में आपको कमेंट करके बताना है कि आपको इनमें से कितने प्रश्नों का सही जवाब आता था। चलिए शुरू करते हैं। ऋग वैदिक काल में रावी नदी को क्या कहा जाता था? बताएं, आप लोग कमेंट करें क्या कहा जाता था। तो इसके लिए कहते थे परुसड़ी। सी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला है कि विष्णु पुराण के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य की माता कौन थी? क्या पूछा गया? चंद्रगुप्त की माता कौन थी? बताएं आप, तो उनकी माता कौन थी? इनकी माता का नाम था मूरा, लेकिन इसमें मूर दे रखा है, जो कि एक शिकारी की पुत्री थी। बी वाला ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। आपके पेपर में इसी तरह के यूपी ट्रिपल एस सी पैट के पेपर में इसी तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले हैं। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला है कि कौन सा शब्द भारत में मंदिर स्थापित कला से संबंधित नहीं है? तो कौन सा हो जाएगा आपका? द्रविड़ होगा, उर्दू का, बेसर, नागर। तो अब राइट आंसर हो जाएगा उर्दू का। बी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न। अगला है कि राजा टोडरमल किस मुगल सम्राट के शासनकाल के दौरान राजस्व मंत्री थे? तो किसके शासनकाल में राजस्व मंत्री थे? ये थे अकबर के। डी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि गुप्त शासक समुद्रगुप्त को अपने सिक्कों पर कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हुए दिखाया गया है? तो कौन सा ये वाद्य यंत्र बजाते थे जो दिखाया गया है? ये वाद्य यंत्र के बारे में पूछा गया है। कमेंट करें आप लोग इसका जवाब। तो इसका सही जवाब होगा पीड़ा बजाते हुए दिखाया गया है सिक्कों पर। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि बारदोली सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? आपको बताना है कि बारदोली जो सत्याग्रह था वह किस सन में हुआ था। तब आपका राइट आंसर हो जाएगा, यह हुआ था 1928 में हुआ था, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है ये आपके लिए, इसलिए आप अच्छे से इसे तैयार कर लें। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने अभिनव भारत मंदिर की स्थापना की थी? तो इसकी स्थापना किसने की थी? कमेंट करें आप लोग, इसकी स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना की थी विनायक दामोदर सावरकर और गणेश दामोदर ने मिलकर के की थी साथ साथ में। चलिए अगला प्रश्न। अगला है कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने एक संगठन जिसने हिंदू धर्म में सुधार का प्रयास किया की स्थापना की। तो इन्होंने कौन से की स्थापना की थी? क्या आदि हिंदू समाज की थी? इसकी नहीं की थी। वेदांत समाज की, इसकी भी नहीं की थी। चलिए दो ऑप्शन इसके ऊपर दे रखे हैं, उन्हें भी देखते हैं क्या होगा इसका सही जवाब। तो अब इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो दयानंद सरस्वती ने जो स्थापना की थी, ना तो उन्होंने आदि धर्म समाज की थी, उन्होंने स्थापना की थी आर्य समाज की स्थापना की थी। अगला है कि हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? तो वर्ष पूछा गया, तो यह पारित किया गया था 1856 में। बी वाला आंसर इसका राइट आंसर होगा। अंत में आपको कमेंट करके बताना है कि आपके कितने प्रश्नों का जवाब सही बैठा। चलिए अगला क्वेश्चन। 1889 में डैश ने पुणे में मुक्ति मिशन की स्थापना की, जो उन विधवाओं के सरल स्त्री थी जिन्हें उनके परिवारों द्वारा परित्यक्त और प्रताड़ित किया गया था। तब इसका सही जवाब क्या होगा? तब इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा पंडिता रमाबाई। डी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न। अगला है कि पश्चिमी जेट स्ट्रीम किस क्षेत्र से पश्चिमी विक्षोभ को भारतीय उपमहाद्वीप में लाने के लिए उत्तरदायी है? तब इसका सही जवाब हो जाएगा भूमध्य सागर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत में बसंत, ग्रीष्म और वर्षा डैश के नाम से है, तो किस नाम से जानी जाती हैं? ये जानी जाती हैं पारंपरिक ऋतुओं के नाम से जानी जाती हैं। डी वाला आंसर आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न। कौन सी जनजाति भारत में नहीं रहती है?
तो कौन सी जनजाति नहीं रहती है? ये नहीं रहती, मसाई जाति, जो कि भारत में नहीं रहती है। और ये कहाँ रहती है? आप कमेंट करके जरा बताएं। अगला प्रश्न है कि खंपात की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी और गंगा डेल्टा डैश ऊर्जा के उपयोग के लिए आदर्श स्थिति प्रदान करते हैं। तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ज्वारी है। डी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। आपका यदि किसी प्रकार का कोई सजेशन या फीडबैक हो तब आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और आप नेक्स्ट क्लास किस टॉपिक पर चाहते हैं आप कमेंट करके बता सकते हैं। और यदि आपको क्लास अच्छी लग रही हो और चैनल पर अभी तक नए चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्लास को आप लोग लाइक कर दिया करें। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला है कि उपग्रह वायुमंडल की निम्नलिखित में से किस परत में पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं? तो ऐसा कौन सा मंडल है? तो इसका सही जवाब आपका क्या होगा? इसका सही जवाब हो जाएगा बहिर्मंडल। बी वाला ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है मूल संविधान में 395 अनुच्छेद थे जो डैश भागों में विभाजित थे। तो कितने भागों में बटे हुए थे? तो ये बटे हुए थे आपके 22 भागों में। सी वाला ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों का वर्णन किया गया है? ये इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आप विश्वास कीजिए आपको इसी क्लास से कई क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे आपके यूपीट्रिपलएससी पैट के पेपर में, इसलिए आप क्लास को पूरा लगाएं, कहीं से भी स्किप ना करें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 51A। डी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राज्य विधानमंडल के सत्र को स्थगित करने के संबंध में राज्यपाल को सलाह कौन देता है? एडवाइजर कौन होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मुख्यमंत्री। चलिए अगला है कि भारत का संविधान एक देश एकीकृत न्यायिक प्रणाली प्रदान करता है। तो कौन सी प्रणाली प्रदान करता है? यह प्रदान करता है एकल स्त्री है। सी वाला आंसर आपका सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न है कि 11वीं पंचवर्षीय योजना वर्ष डैश में समाप्त हुई थी। तो किस सन में समाप्त हुई थी? ये समाप्त आपकी हुई थी 11वीं पंचवर्षीय योजना 2012 में समाप्त हुई थी। और 12वीं पंचवर्षीय योजना कब समाप्त हुई थी? आप जरा कमेंट करके बताएं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है इसमें आपको बताना कि पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण, जिसे PF रेजा भी कहते हैं, का मुख्यालय कहाँ स्थित है इसका? तो इसका मुख्यालय स्थित है मुंबई में। इस तरह से बी वाला आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, मिश्रित अर्थव्यवस्था है, जो मिश्रित अर्थव्यवस्था है इसे किस नाम से और जानते हैं? ये क्या है मिश्रित अर्थव्यवस्था? बताएं कि ये क्या है मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो आपका सही जवाब हो जाएगा संसाधन, क्या हो जाएगा? संसाधन आवंटन, वाणिज्य और व्यापार की एक बाजार प्रणाली जिसमें सरकार हस्तक्षेप के साथ मुक्त बाजार सह अस्तित्व में है। सी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा एक तांबे का अयस्क खनिज है? तो तांबे का पूछा गया है। तो तांबे का क्या होता है? तांबे का होता है चाल्कोसाइट। सी वाला सही जवाब हो जाएगा आपका। चलिए अगला क्वेश्चन है कि जब कोई वस्तु एक सीधी रेखा में नियत चाल से गतिशील हो तो उसका त्वरण डैश होता है। तो कैसा होगा उसका त्वरण? धनात्मक होगा, ऋणात्मक, या निर्धारित नहीं किया जा सकता, ये शून्य होगा। तब आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका शून्य होता है। क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा उसका। चलिए अगला क्वेश्चन है कि राइबोफ्लाविन का दूसरा नाम क्या है? बताएं जरा इसका दूसरा नाम क्या है कमेंट करके। विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन B2। तब इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा विटामिन B2 का ये राइबोफ्लाविन नाम है। चलिए अगला प्रश्न है कि ताप के स्थानांतरण को किस उपकरण से मापा जाता है? तो किससे नापते हैं इसके लिए नापते हैं कैलोरीमीटर से नापा जाता है ये। चलिए अगला प्रश्न है कि
मलेरिया और कालाजार किससे होता है? तो मलेरिया और कालाजार किससे होता है? तो ये आपका होता है परजीवी गण से, अर्थात प्रोटोजुआ से होता है। इस क्लास में कुल जो प्रश्नों की संख्या थी 30 ली गई है, इसलिए इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।